आज मैं ऐसे दो महाबली स्मार्टफोन्स का कंपैरिजन करने जा रहा हूं जो सच में भाई आप लोगों के भी होश उड़ा देंगे। क्योंकि देखो भाई, अगर आप लोगों को बजट 1.5 लाख रुपए तो आप लोगों के दिमाग में भी इन दोनों ही फोन्स का एक बार ख्याल जरूर आया होगा। तो मैंने सोचा क्यों ना भाई इस ख्याल का एक पूरा आंसर दे दिया जाए इस वाली वीडियो के अंदर, क्योंकि मैं आज जो है कंपेयर करूंगा सैमसंग के इस बहुत ही प्यारे गैलेक्सी Z Fold 7 को विद एप्पल के iPhone 17 Pro Max के साथ। इस कंपैरिजन को करने का सबसे मेन रीजन ये है कि भाई इन दोनों ही फोन्स की जो प्राइसिंग है वो लगभग सिमिलर है। अराउंड 1.5 लाख के आसपास आपको दोनों ही फोन देखने को मिल जाते हैं। तो आज भाई सारी चीज आप लोगों को पता चल जाएंगे। मैं सीरियसली बता रहा हूं, आप लोगों के होश उड़ जाएंगे जब आपको पता चलेगा एक टाइम पे जो कंपनी कुछ ज्यादा ही इनोवेशन कर रही थी, आज के टाइम पे वो कुछ ज्यादा इनोवेशन कर ही नहीं रहे हैं। स्टार्ट करते हैं इस वाली वीडियो को, बट उससे पहले अगर आप लोग भाई पहली बार चैनल को बना रहे हो तो डेफिनेटली लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज्यादा क्रेजी एंड तबाही वाली होने वाली है। ये वाली वीडियो अपने उस वाले दोस्त का जरूर शेयर कर देना जो भाई ये वाला फोन लेने का प्लान बना रहा है, या फिर उसको मोटिवेशन चाहिए ताकि वो ये वाले फोन ले ले, ताकि आप लोगों को मजा आ जाए। खैर स्टार्ट करेंगे सबसे पहली चीज का, जो कि दोनों फोन्स के डिजाइन। अब देखो, एक तरफ हमारे पास फोल्डेबल स्मार्टफोन है, एक तरफ हमारे पास एक नॉर्मल बार फोन है। अब एप्पल की थोड़ी अगर आप देखोगे पिछले 5 साल से ना इन्होंने सेम ही डिजाइन लैंग्वेज फॉलो करी थी। 2 साल पहले इन्होंने भाई टाइटेनियम लाके ना सभी लोगों को बोलते भाई टाइटेनियम बढ़िया होता है बढ़िया होता है, और इस साल खुद इन्होंने भाई एल्यूमिनियम बॉडी दे दी है। वैसे तो यूनिफाइड एल्यूमिनियम बॉडी है, जिसके बीच में अगर आप देखो यहाँ पे हमारे को एक सेरेमिक शील्ड ग्लास देखने को मिल जाता है, जिससे कि मैक्स सेफ इनका चल पाए। तो वियर्ड डिजाइन है, कुछ लोगों को पसंद आया कुछ लोगों को नहीं पसंद आएगा। बट एक चीज है जो ये एल्यूमिनियम यूज करने से हुई है इनके साथ, वो है कि भाई इसके जो कलर्स हैं वो बहुत इजीली निकल रहे हैं। और ये भाई मैंने ट्विटर पे इतना देख लिया कि सभी लोग इसकी कंप्लेंट कर रहे हैं, जिन्होंने डार्क कलर्स लिए थे उनके साथ तो कुछ ज्यादा ही सीन हो रहा है। तो कहीं ना कहीं मैं बोल सकता हूँ ड्यूरेबिलिटी को लेकर एप्पल की थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है इस बार। खैर बात करें अगर सैमसंग की, तो भाई यहाँ पे इन्होंने बहुत ही ज्यादा बड़ा अपग्रेड करा। अगर पिछले फोल्ड सीरीज से अगर आप लोग इस वाले फोन को कंपेयर करोगे, भाई हर एक चीज यहाँ पे इंप्रूव्ड है। यहाँ पे आपको एल्यूमिनियम बॉडी देखने को मिल जाती है, साथ ही में जो इसकी हिंज है वो भी एल्यूमिनियम की है, लेकिन इसके अंदर हल्के से टाइटेनियम वाले कुछ कण हैं जो कि यूज करे गए हैं। साथ ही में इस वाली हिंज के अंदर बहुत से आप कह सकते हो बड़े अपग्रेड्स भी हो गए हैं। हिंज अब जो है नॉर्मली कहीं भी एंगल पर अगर आप रोको तो रुक जाती है, इजीली देख सकते हो, और बहुत ही ज्यादा स्टर्डी है। अगर आप लोग इसको ऐसा करते हो टक से आवाज आती है, एंड जब हम लोग बंद करते हैं तो भी टक आवाज आती है। साथ ही में एक गैपलेस हिंज है, मतलब कि कोई भी डिस्प्ले के बीच में आपके गैप नहीं आता, जिससे कि जब आप लोग इस वाले फोन को खोलते हो तो आपको जो अंदर बीच में कभी होता है ना डस्ट मिल जाती थी फोल्ड 4 फोल्ड 3 के टाइम पे, वो अब इस वाले फोन्स में नहीं मिलती है। तो ये चीज बहुत ज्यादा बेटर हो गई। साथ ही मेरे को ना इसकी ड्यूरेबिलिटी ज्यादा बेटर लगी है एज कंपेयर टू आईफोन, क्योंकि ये वाला फोन मैं विदाउट कवर यूज कर रहा हूं, 2-4 बार गिर भी चुका है। इसके अंदर इतने ज्यादा डेंट्स और इतने ज्यादा स्क्रैचेस नहीं आए हैं। और जहां तक रही बात देखो वेट की, तो ये एक और सबसे बड़ा फैक्टर था जिससे मेरे को बड़ा शॉकिंग फील हुआ, क्योंकि भाई यहाँ पे आईफोन जो है वो 233 ग्राम का है और वहीं पे हमारा सैमसंग का फोल्ड सिर्फ 213 ग्राम का है। भाई बहुत बड़ा डिफरेंस है, मैं सीरियसली बता रहा हूं। अगर आप लोग इस आईफोन के ऊपर कवर लगा लोगे ना, अगर आप इसके ऊपर टेम्पर्ड ग्लास लगा लोगे तो ये इजीली 250 ग्राम तक पहुंच सकता है। जबकि भाई ये फोन जो है अगर आपने कवर लगा भी लिया, टेम्पर्ड भी चला लिया, तो भी 230-235 ग्राम जाएगा। सीरियसली वेट मैनेजमेंट तो भाई कोई सैमसंग से सीखे कि इन्होंने क्या करा है इसके अंदर, कि फोल्डेबल होने के बावजूद ये फोन स्लिम एंड ट्रिम है, मतलब फुल डाइटिंग कर आया है। मैं सच बता रहा हूं आपको ना, आईफोन के साथ आपको काइंड ऑफ वाव फैक्टर नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ आपको लोग देखेंगे जरूर। लेकिन एक चीज है जो फोल्ड 7 के साथ मैंने देखा है, फोल्ड 7 जब मैंने अपने पॉकेट से बाहर निकाला है, जैसे मैंने इसकी डिस्प्ले को ओपन करा है अंदर वाली, भाई लोग मेजॉरिटी मेरे को देखने लग जाते हैं कि भाई कौन सा फोन है। अभी जब से फोल्ड 7 आया ना, उसमें इंप्रूवमेंट्स बहुत ज्यादा हुई हैं। इसी वजह से लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड है भाई इसको चेकआउट करने में। मैं रिसेंटली एक जगह पे गया था, तो मैंने लिटरली बस फोन ऐसे हाथ में निकाला ना, उस बंदे ने मेरे को डायरेक्टली आके पूछा, जबकि मैं उसको जानता नहीं था, कि भाई Z Fold 7 एक बार मैं ट्राई कर सकता हूं। उन्होंने देखा, मैंने उनको वो दिखाया, तो भाई मतलब काफी लोग इंटरेस्टेड हैं इस फोन के अंदर, क्योंकि इसमें एक वाव फैक्टर है। अब आपको वही सेम वाव फैक्टर आईफोन्स पे अब नहीं मिलता है, क्योंकि वो सेम एक नॉर्मल टिपिकल बार फोन ही है, उसमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। लेकिन वहीं पे भाई जब सैमसंग का फोल्ड की बात आती है, तो भाई यहाँ पे वाव फैक्टर ये है कि एक तो फोन है बहुत पतला है, ठीक है, एंड जब आप लोग इसको अनफोल्ड कर देते हैं और ज्यादा पतला हो जाता है, और ऊपर से आपको 8 इंच की एक बड़ी डिस्प्ले मिल जाती है। तो कहीं ना कहीं इसमें वाव फैक्टर है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं शेयर कर रहा हूं। और ये वाली वीडियो थोड़ी सी हम लोग पर्सनल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि आप लोगों ने एक इन डेप्थ से भाई टू भाई वाला एक्सपीरियंस मिल जाए, या फिर कोई बहनें देखने उनके लिए भी है। एंड अगर आपने अभी तक इन दोनों फोन के अंदर से एक फोन को लेने का मन बना लिया, तो आप लोग हमारे प्रोडक्ट टैग से इन वाले फोन के ऊपर क्लिक करके उनको डायरेक्टली बाय कर सकते हो, आपको सेल रेट के ऊपर ही फोन मिल जाएंगे। और अभी जैसे मैं स्लिमनेस की बात कर रहा था, तो एक चीज आप लोगों को और शॉकिंग लगेगी, भाई जो हमारा फोल्ड 7 है ये 8.9 mm थिक है, अगर ये फोल्डेड है इस तरीके से। और अगर आप लोग इसको आईफोन से कंपेयर करते हो साइड बाय साइड, तो आईफोन इज एट 8.8 mm थिक। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे 0.1 mm का फर्क है, जबकि हमारा सैमसंग जो है फोल्डेबल फोन है और आईफोन नॉर्मल फोन है। तो यहाँ पे नो डाउट भाई सैमसंग ने ज्यादा इनोवेटिव काम करा है। और मैं अगर आपको बोलूं, जब आप लोग इस फोन को कुछ इस तरीके से खोल लेते हो, तो इसकी जो ओवरऑल थिकनेस है वो 4.2 mm की हो जाती है, तो आप लोग शॉक हो जाओगे। मेरे लिए पर्सनली फोल्ड 7 इज विनर, क्योंकि यहाँ पे आपको बेटर इनोवेशन मिल रही है। अगर आप लोग फोल्ड 7 देखोगे तो उसके अंदर आपको राइट साइड पावर बटन देखने को मिलता है, वॉल्यूम रॉकर भी राइट साइड मिल जाता है, एंड ऊपर की साइड में हमारे को नॉर्मल सिम ट्रे मिल जाता
जाती है, नीचे साइड हमारे को USB Type-C पोर्ट मिलता है विद स्पीकर ग्रिल, दोनों साइड ये चीज है। वहीं पे अगर आप एप्पल देखोगे तो एप्पल के अंदर आपको थोड़े ज्यादा बटन देखने को मिल जाते हैं। राइट साइड में आपको पावर बटन मिलता है, देन नीचे साइड में कैप्चर बटन मिलता है जो कि इनके AI के लिए भी काम करता है, विजुअल इंटेलिजेंस वाला। लेकिन AI का सच तो देखो आप लोगों को पता ही कितना ज्यादा काबिल अभी है नहीं, उसकी बात हम लोग थोड़ी सी डिटेल में ना आगे चले करने वाले हैं। खैर लेफ्ट साइड में देखोगे तो आपको एक एक्शन बटन मिल जाता है जो कि आप लोग मैप कर सकते हो, लेकिन ज्यादातर लोगों ने भाई इसको अभी भी वाइब्रेशन भी सेट कर रखा है। बाय द वे लेफ्ट साइड में हमारे को वॉल्यूम रॉकर्स मिल जाते हैं, नीचे साइड में Type-C पोर्ट है, स्पीकर ग्रिल्स है। अगर मैं एक्स्ट्रा फीचर्स की बात करूं तो एप्पल के अंदर IP68 की रेटिंग मिल जाती है फॉर वाटर एंड वहीं पे IP48 की रेटिंग मिलती है हमारे को सैमसंग में। अगर आप में से कोई ऐसा बिजनेसमैन बंदा है जो ये वाली वीडियो देख रहा है तो उनको पता होगा एक चीज जो मैं आप नेक्स्ट बताने जा रहा हूं कि अगर आपको डुअल सिम का सपोर्ट चाहिए, वो भी फिजिकल डुअल सिम, तो आप लोगों को सैमसंग में ही कर सकते हो क्योंकि इसमें आपको नैनो 2 सिम का स्लॉट मिल जाता है। वहीं पे एप्पल के अंदर आपको नॉर्मल एक सिम का स्लॉट मिलता है, देन आप लोग ई सिम के जरिए दूसरी सिम डाल सकते हो। बट ई सिम जो है ना यार एक सरदर्द है, अगर आप लोग मल्टीपल फोन शिफ्ट करते रहते हो, अगर मान लो 4-5 महीने आपका मन बदल गया फिर आपको ई सिम चेंज करना, तो आपको भाई 1.5-2 दिन लग जाते हैं ई सिम को एक्टिवेट करने में, कुछ जगहों पे डिपेंड करता है। बट मेरे साथ तो ई सिम का भाई एक्सपीरियंस खराब ही रहा है, इसलिए मैं रिकमेंड नहीं करता वो चीज। नैनो सिम मेरे को ज्यादा बेटर लगती है क्योंकि अपनी सिम निकालता है, फोन दूसरे में डालता है, मेरा एक्टिवेट हो जाता है नेटवर्क उसी क्षण में। वैसे हमारे को फोल्ड 7 के अंदर भी ई सिम का सपोर्ट मिलता ही है। आप डिस्प्ले के ऊपर आने ही वाले हैं हम लोग, बट उससे पहले मैं थोड़ी प्रोटेक्शन की बात कर लेता हूं। हमारे को फोल्ड के अंदर ना पीछे की साइड में गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 मिल जाता है और सामने की तरफ आपको गोरिल्ला ग्लास विक्टस सेरेमिक 2 देखने मिलता है। जो आईफोन में सेरेमिक शील्ड 2 है फ्रंट में और वही सेम सेरेमिक शील्ड है बैक में इस तरफ। अब भाई डिस्प्ले की जब बात आती है तो भाई आपको सबसे बड़ा एडवांटेज पता है फोल्ड 7 में क्या मिलेगा, वो है भाई इसकी इंटरनल डिस्प्ले जो कि अनफोल्ड करने के बाद मिलती है आपको 8 इंच की। अब ये जो पैनल है भाई ये वन ऑफ द फाइनेस्ट पैनल है मेरे हिसाब से। पहली चीज आप देखो तो सैमसंग ने पैनल डेवलप करा है, तो सैमसंग की वजह से क्या होता है कि आपको जो कलर्स की कैलिब्रेशन है वो नेक्स्ट लेवल मिल जाती है। साथ में HDR10 भी सपोर्ट करता है, तो अगर आप लोग कोई भी कंटेंट वॉचिंग करते हो तो आपको भाई क्रेजी वाला मजा आ जाएगा। इसके ऊपर ना कोई भी रिफ्लेक्शन नहीं आती ज्यादा, मैंने नोटिस करा है कि ना जो क्रीज है वो भी बहुत ज्यादा मिनिमाइज हो गई है। एंड पिछले 2 महीनों से हम लोग यूज कर रहे हैं इस वाले फोन को साइमल्टेनियसली, तो मेरे को कोई भी ऐसा नहीं लगा कि स्क्रीन बढ़ रही है कुछ हो रहा हो। और सबसे बेहतरीन चीज भाई देखो फोल्डेबल स्मार्टफोन की होती है मल्टीटास्किंग। अब मल्टीटास्किंग क्यों बेहतरीन होती है, क्योंकि भाई सैमसंग का एक तो यूआई बहुत क्रेजी है कि वो मल्टीटास्किंग बहुत इजीली और बहुत ही ज्यादा फाइनेस्ट तरीके से करवाता है। तो अभी जैसे कि आप लोगों को मान लो ट्विटर देखना है और आपको मान लो एक यूट्यूब वीडियो देखनी है, तो आप लोग डायरेक्टली इसमें साइमल्टेनियसली 2 एप्लीकेशन चला सकते हो, एक साइड इधर एक साइड इधर अलग अलग। और जैसे कि मैं हूं, मैं क्या करता हूं, मैं यूजुअली जैसे कोई वीडियो देख रहा हूं एंड मेरे को नोट्स टेकिंग करनी है तो मैं इजीली इसमें एक साइड में नोट्स कर सकता हूं, डॉक्स खोल सकता हूं, वहां पे नोट्स लिख सकता हूं एंड वीडियो भी साइड बाय साइड देख सकता हूं। तो यहाँ पे ये तो देखो हमारा प्रोडक्टिविटी का सबसे पहला काम पूरा इजीली क्लियर आउट हो जाता है, क्योंकि 8 इंच की स्क्रीन है, चाहे आप लोग फोन को इस तरीके से पकड़ो या फिर इस तरीके से पकड़ो, दोनों के अंदर बढ़िया काम करता है। सेकंड, जब आप लोग कंटेंट वॉच कर रहे हो तो इसके अंदर क्या है कि आप लोग ने इस वाले फोन की हिंज की मदद से इस फोन को कुछ इस तरीके से टिका सकते हो। अब आप मान लो कोई भी इसमें कंटेंट वॉचिंग करो, जैसे कि मैंने वीडियो प्ले करी है एंड वीडियो जो है कुछ इस तरीके से प्ले हो जाएगी। अब ये जो है इसके जो कंट्रोल्स है ना वीडियो के, मुझे सेकेंडरी डिस्प्ले मिलते हैं नीचे की साइड में कुछ इस तरीके से, आप देख सकते हो यहाँ पे मेरे को मिल रहे हैं एंड मैं इसको इजीली कंट्रोल कर सकता हूँ। यही चीज की वजह से भाई मैं बोल रहा था सभी लोगों को कि भाई ये जो फोल्डेबल है ये अपने आप के अंदर एक अलग इनोवेशन है। अब ये वाली जो बात है यहीं तक सीमित होती है, क्योंकि अगर आप लोग मान लो ट्रैवल बहुत करते हैं ना, आपको वीडियो बनाने का बहुत शौक है, तो आप लोग भाई इस वाले फोन को कुछ इस तरीके से खुद का ही स्टैंड बना के कैमरा यूज कर सकते हो। ट्राइपॉड भी ये फोन खुद ही बन जाता है, मतलब अपने आप पे खुद ही सक्षम है हर चीज करने में। अब ये तो देखो इसकी इंटरनल डिस्प्ले की बात होगी, लेकिन मैं मेजरली आपको पता है ज्यादातर तो हम लोग कवर डिस्प्ले यूज करेंगे, तो इसके अंदर आपको 6.5 इंच का एक बहुत ही प्यारा डायनेमिक एमोलेड LTPO 2X वाला पैनल मिलता है जो कि 120 हर्ट्ज का। अगेन ये वन ऑफ द फाइनेस्ट पैनल है, अगेन 26 मिनट्स की आपको पीक ब्राइटनेस देता है, तो आउटडोर विजिबिलिटी भी इंसेन है। खैर अगर बात करें राइट साइड हमारे आईफोन की, तो यहाँ पे आपको मिलता है एक 6.9 इंच का LTPO सुपर रेटिना XDR OLED पैनल। ये भी LTPO पैनल है, दोनों LTPO, तो उसकी टेंशन मत लेना। बट यहाँ पे अगर आप लोग बेजल साइज कंपेयर करोगे तो नो डाउट भाई यहाँ पे बेजल्स आप लोगों को आईफोन ही कम लेंगे। यहाँ पे एप्पल के अंदर एक दिक्कत हो सकती है, आपको डायनेमिक आइलैंड से वो थोड़ा सा व्यू एंगल वहाँ पे खा जाता है, बट सैमसंग का जो पंच होल कैमरा यहाँ पे आपको मेजरली जो है वो दिक्कत नहीं फील होती। अगर आपको वाइब्रेंट कलर्स चाहिए तो आपको सैमसंग डिस्प्ले ज्यादा बेटर वो चीजें दे देगी। साथ ही में यहाँ पे बात करते हैं एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग की, क्योंकि सबसे ज्यादा आजकल चर्चा में चल रहा है। क्योंकि अगर आप लोग इतने महंगे फोन ले तो भाई आप लोग टेम्पर्ड ग्लास जरूर चढ़ाओगे। मैं तो ऐसा इंसान बिल्कुल नहीं जो अपनी स्क्रीन के ऊपर कोई गार्ड ना लगाए, क्योंकि भाई स्क्रीन से ज्यादा मुझे प्यार है। बॉडी पे फिर भी स्क्रैच मैं झेल लूंगा, लेकिन स्क्रीन पे भाई बिल्कुल मजा नहीं आता। तो यहाँ पे सैमसंग के साथ एक चीज अच्छी है कि Z Fold 7 में भले ही हमारे को एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग नहीं मिलती, बट इनके पास ना एक ऑफिशियल स्क्रीन गार्ड आता है जो कि आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, वो आपको सेम क्वालिटी दे देगा जैसे कि आपको आईफोन की डिस्प्ले मिलती है। बट आईफोन के लिए अभी कोई ऐसा गार्ड या फिर आप कह सकते हो प्रोटेक्टर बना ही नहीं है। अभी देखते हैं थर्ड पार्टी आता है, बट ऑफिशियली एप्पल ने तो कोई भी लॉन्च नहीं करा है। अब भाई जहां तक रही बात है स्पीकर की, क्योंकि कंटेंट वॉचिंग तो हमने पूरी कर ली, तो दोनों ही फोन के अंदर स्टीरियो स्पीकर का सेटअप आता है। बट एक बार आप लोग आवाज सुनो, आपको हल्का सा फर्क पता चलेगा यहाँ पे। I'm today's trying to tap it, snap it. I bet on me and my team. ISO is what I'm rapping. बाकी सिक्योरिटी की अगर बात करें तो एक तरफ हमारे को फिंगरप्रिंट सेंसर देखने मिल जाता है पावर बटन के अंदर, और एक तरफ फेस आईडी, दोनों ही तगड़ी तरीके से काम करते हैं, कोई इशू नहीं है। बाय द वे दोनों ही फोन्स के अंदर हैप्टिक फीडबैक आपको काफी ज्यादा बढ़िया मिल जाता है, बट वो ये कि आईफोन की थोड़ी ज्यादा स्टडी लगती है। ओवरऑल हमने देखो मेजरली बात कर ली कि क्या डिफरेंसेस है, लेकिन मेरे को ना सॉफ्टवेयर जो है ना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर लगता है किसी भी स्मार्टफोन का। तो यहाँ पे AI की मैं सबसे पहले बात करना चाहूंगा, आगे चल के परफॉर्मेंस भी बता दूंगा, उसका भी एक बड़ा पार्ट है। AI जो है सबसे इस टाइम पर आपको पता है ज्यादा उभर रहा है, हर बंदा AI यूज कर रहा है, तो आपके फोन में AI होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सैमसंग के अंदर क्या है
है कि हमारे को एआई के भर के फीचर्स मिल जाते हैं, बट इसमें एक्चुअल फीचर्स इतने तगड़े हैं कि मैं क्या बताऊं। इसके आपको जेमिनी लाइव का इंटीग्रेशन मिल जाता है। तो मान लो यूट्यूब के ऊपर कोई वीडियो देख रहे हो जिसके ऊपर भाई कुकिंग की वीडियो या फिर कुछ भी ऐसी वीडियो जिसके अंदर आपको समझ नहीं आ रहा है भाई क्या हो रहा है, तो आप लोग उससे स्टेप बाय स्टेप गाइड मांग सकते हो। तो बेसिकली पूरी यूट्यूब वीडियो को समराइज कर देगा ताकि आप लोग उसको ज्यादा अच्छे से एंड बेटर अंडरस्टैंड कर पाओ अगर आप लोगों को विजुअली समझ नहीं आ रही है। सेकंड चीज यहाँ पे आप लोग गूगल जेमिनी लाइव से ये भी पूछ सकते हो कि आपके सर के ऊपर कौन सा हेयर स्टाइल जाएगा, आपको कौन सा हेयर स्टाइल इस टाइम पर करवाना चाहिए, आपके सर की शेप के हिसाब से वो बता देगा। तो कहीं ना कहीं भाई ये चीजें काफी ज्यादा अलग हो जाती हैं। अब जैसे कि जेमिनी इसमें आ ही रहा है तो उसके अंदर आपको नैनो बनाना का भी सपोर्ट मिल जाता है। अब नैनो बनाना भाई इतना ज्यादा क्रेजी है कि मैं क्या बताऊं। उसके अंदर आप लोग भाई फोटो को कुछ भी अलग तरीके से रीजनरेट कर सकते हो, रीइमेजिन कर सकते हो एंड यहाँ पे कोई भी प्रॉम्प्ट आप लोग लिखते हो आपको उस तरीके की फोटो बना के देता है। एंड मैं सीरियसली बता रहा हूं इससे भाई मजा आता है बहुत ज्यादा यूज करने में, मैंने बहुत ज्यादा क्विक है। अब गूगल जेमिनी से हटके अगर हम लोग नॉर्मल अगर एडिट एप्लीकेशन में चले हम दोनों फोन की फोटो गैलरी में, तो अगर आपको एक फोटो के बैकग्राउंड में से कुछ चीजें हटानी तो यहाँ पे सैमसंग के अंदर आपको एक एडवांटेज ये मिलता है कि सैमसंग इजीली ना सभी चीजों को मैप कर लेता है। वहीं पे अगर आप लोग इरेज करोगे तो जल्दी से इरेज भी करता है। वहीं पे एप्पल के अंदर वो जो प्रोसेस है वो थोड़ा सा लंबा है और जो जनरेट होने के बाद हमारे को फोटोज मिलती हैं इन सैमसंग एज कम्पेयर टू एप्पल वो ज्यादा बेटर है, क्योंकि आप देख सकते हो आपको पता ही नहीं चलता कि वहां पे कुछ चीजें थी, जबकि आप अगर एप्पल में देखते हो तो आपको पता चलता है वहां पे वो जो पिक्सल थे वहां पे अजीब से हो गए हैं। अगर आप लोग वर्किंग प्रोफेशनल तो ये वाली चीज आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है। अगर आपको पीपीटी शो करनी पड़ती है अपने ऑफिस के अंदर एंड आप लोग लैपटॉप हर जगह कैरी नहीं कर सकते, इसके अंदर सैमसंग डेस्क जो आता है उसका भाई एडवांटेज उठा सकते हो। आप लोग इजीली उसको डायरेक्टली अपने टीवी के ऊपर स्ट्रीम कर सकते हो एंड वहां पे आपको डिफरेंट यूआई मिलता है, पूरा ही मान लो लैपटॉप बन जाता है वो। एंड सॉफ्टवेयर की जहां तक बात है तो दोनों ही फोन के अंदर आपको लगभग 7 साल के अपडेट्स मिल जाते हैं। अब बाकी देखो एक चीज और है कि सॉफ्टवेयर आपके ऊपर डिपेंड करता है, एक तरफ iOS 26 चल रहा है, एक तरफ Android 15 चल रहा है बेस्ड ऑन One UI 8। अब One UI 8 से ज्यादा फीचर्स लेकर आता है जिसके अंदर आप लोग गुड लॉक की मदद से बहुत सी कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। और एप्पल के अंदर देखो भाई iOS 26 उसके आपको कहीं ना कहीं मेजॉरिटी ऑफ कस्टमाइजेशन के फीचर मिल रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं फिर भी वो रिस्ट्रिक्ट करता है। अगर आपको AOD पे देखो उतनी ज्यादा आप लोग कस्टमाइजेशन नहीं कर सकते जो कि आप लोग सैमसंग में कर सकते हो। अब चलो यार परफॉर्मेंस की बात कर लेते हो कि वो भी एक सबसे बड़ी चीज होती है जब आप लोग इतना पैसा खर्च कर दो उसके ऊपर भी आप लोगों को नजर डालनी जरूरी है। तो एप्पल के अंदर भाई इनका लेटेस्ट चिप है जो कि एप्पल का A19 Pro है। वहीं पे सैमसंग के अंदर आता है इनका स्नैपड्रैगन 8 Elite प्रोसेसर मेड फॉर गैलेक्सी। हल्का सा कोर्स जो उसके अंदर ओवरक्लॉक्ड रहते हैं तो परफॉर्मेंस थोड़ी ज्यादा बूस्टेड आती है। जब मैंने एंड्रॉइड दोनों फोन से निकाला तो लगभग सिमिलर था, लेकिन जब मैंने गीकबेंच रन करा तो यहाँ पे एप्पल के स्कोर्स गीकबेंच के अंदर ज्यादा निकल कर आ गए। वहीं पे जब मैंने 3D मार्क रन करा दोनों फोन के अंदर 20 मिनट्स का टेस्ट था, उसके अंदर ये पता चला हमारे को कि ओवरऑल जो परफॉर्मेंस थी वो दोनों फोन की अच्छी थी, लेकिन एप्पल कहीं ना कहीं भाई एक टाइम के बाद ना अपनी ब्राइटनेस को ड्रॉप कर जो कि इनका यूजुअल रहता है, उन्होंने करा है काफी सालों से करते आ रहे हैं, कुछ अलग नहीं है ये। इसके बावजूद स्टेबिलिटी जो थी हमारे को एप्पल में मिल गई। अगर आप लोग भाई गेमिंग के शौकीन तो आपको दोनों फोन के अंदर BGMI के अंदर डिफरेंट सेटिंग मिल जाती है इस टाइम पर एट दिस मोमेंट। तो एप्पल जो है आपको अभी इस टाइम पर 60 FPS की गेमिंग दे रहा है BGMI के अंदर, वहीं पे हमारे को सैमसंग जो है पे 120 FPS की गेमिंग दे रहा है। यहाँ पे हमारे को ऑप्शन नहीं मिलता है कि हम लोग छोटी डिस्प्ले भी खेल सकते हैं और बड़ी डिस्प्ले भी खेल सकते हैं। एंड सच बताओ तो बड़ी डिस्प्ले के ऊपर गेम खेलने के बाद मजा अलग ही आ जाता है। थर्मल एंड हीट को ना सैमसंग ने काफी अच्छे से भाई मैं कह सकता हूं मैनेज करा है, इवन दो ये फोल्डेबल फोन है। वहीं पे एप्पल ने इस बार जो अपने अंदर एक वेपर चेंबर कूलर डाला है, उसके बावजूद ये वाले फोन काफी ज्यादा गर्म हो रहे हैं। मैं भी महसूस कर सकता हूं इनमें ऑप्टिमाइजेशन की कमी है। खैर अगर आप लोगों को ज्यादा बेटर गेमिंग एक्सपीरियंस चाहिए, अगर आपको ज्यादा फ्रेम रेट्स पे खेलना है तो आपको वहां पे शायद आईफोन पिक करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें आपको AAA गेम्स का भी सपोर्ट मिल जाता है। अदरवाइज मेरे हिसाब से भाई अगर आपको बड़ी स्क्रीन चाहिए तो यहाँ पे फोल्ड 7 ज्यादा बेटर है। अब आएगी बात भाई हमारी सबसे मेजर चीज जो कि कैमरास की। देखो अगर आप लोग इतना पैसा स्पेंड करते हो कैमरा तो इंपॉर्टेंट होते हैं। तो दोनों फोन के अंदर अगर आप लोग फ्रंट कैमरा देखते हो तो एक तरफ आपको 10 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है, वहीं पे एप्पल के अंदर आपको 18 मेगापिक्सल का एक स्क्वाड ऑफ सेंसर देखने को मिल जाता है जो कि सेंटर स्टेज भी सपोर्ट करता है। सैमसंग के अंदर ये वाला फीचर पहले से उपलब्ध है, मैं आगे चल के आपको बताऊंगा क्या कह रहा हूं। बाकी सैंपल दिखाने से पहले एक बार आप लोग बैक कैमरा के ऊपर नजर डाल दो। एप्पल के अंदर हमारे को 48 मेगापिक्सल का मेन सेंसर मिलता है, 48 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड मिलता है और 48 मेगापिक्सल का इसमें हमारे को 4x टेलीफोटो जूम लेंस मिलता है। और वहीं पे सैमसंग के अंदर हमारे को 200 मेगापिक्सल का मेन सेंसर मिलता है, 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड मिलता है और 10 मेगापिक्सल का 3x टेलीफोटो लेंस देखने को मिलता है। ये है भाई दोनों ही फोन की 4K 60 FPS वीडियो फ्रंट कैमरा से कुछ इस तरीके की क्वालिटी आती है। अगर हम लोग भाई डायरेक्टली सनलाइट में चल जाएगा आपको पता चल जाएगा, तो हाईलाइट कंट्रोल सैमसंग थोड़ा सा यहाँ पे बेटर कर लेता है और पसीने भी आ रहा था आपको पता चल जाएगा शाइनिंग। और इस टाइम पर आप देखते हो हमारे सूर्य भगवान बिल्कुल पीछे हैं तो कुछ इस तरीके की क्वालिटी आ जाती है। ऐसा सच बताऊं दोनों ही बहुत ही तगड़ी क्वालिटी निकाल रहे हैं। एक बार स्टूडियो में जाकर वैसे पता चल जाएगा कौन सी ज़्यादा अच्छी निकाल रहा है। और मैं यहाँ पे चल रहा हूँ, जैसे अगर व्लॉग बनाना है तो आप लोग कुछ इस तरीके से वीडियोस शूट कर सकते हो डायरेक्टली धूप के अंदर। और अगर मैं पीछे मुड़ दोबारा से तो सूर्य भगवान दोबारा पीछे हैं, तो हाईलाइट कंट्रोल आप देखते हो किस तरीके से कौन सा फोन ज़्यादा बेटर कर रहा है। एंड अब ये कुछ हम लोग भाई प्रीव्यू मोड के थ्रू सैमसंग के बैक कैमरा से वीडियो रिकॉर्ड करें, जिसके अंदर कि मैं अपने आप को भी देख सकता हूँ। एंड यहाँ पे भाई आईफोन जो है हमारे को फ्रंट कैमरा से रिकॉर्ड करके दे रहा है, तो आप लोग क्वालिटी का पता चल जाएगा। यहाँ पे 200 मेगापिक्सल से हमारी एक वीडियो शूट हो रही है सैमसंग के ऊपर। एंड जो मेन दूसरा है हमारा आईफोन तो नॉर्मल 18 मेगापिक्सल से ही शूट कर पा रहा है। कुछ इस तरीके की क्वालिटी आती है, आप लोगों को पता चल जाएगा कौन सा कैमरा किस तरीके से काम कर रहा है। अब अगर बात करें भाई फोटो सैंपल्स की, तो दोनों ही फोन के जब हमने फोटोज क्लिक करना स्टार्ट किया तो सबसे पहली चीज जो मुझे नोटिस हुई वो था भाई कलर टेम्परेचर का यहाँ पे फर्क, जो कि आईफोन में वार्मर टोन दे रहा था और सैमसंग के अंदर कूलर टोन दे रहा था। और ये चीज भाई पिछले कई सालों से मैं देखता रहा हूँ, आईफोन इसी तरीके की फोटोज देता है और वहीं पे सैमसंग थोड़ी नेचुरल टोन देता है। इवन अगर आप लोग स्किन टोन देखोगे तो सैमसंग के अंदर बेटर आ रहे हैं। वहीं पे जब मैंने भाई नॉर्मली फोटोज क्लिक करी तो हमारे को सैमसंग के अंदर 1x 2x 3x का ऑप्शन मिल जाता है। हम लोग और ऊपर जा सकते हैं 10x 20 30x तक। पोर्ट्रेट के अंदर स्पेसिफिकली आप लोग 1x 2x 3x एंड 5x तक जा सकते हो फोल्ड के अंदर, जबकि एप्पल के अंदर सिर्फ आप लोग 4x तक जा सकते हो। एंड सच बताओ तो आज मुझे कहीं ना कहीं स्किन टोन के मामले में सैमसंग ही बढ़िया लग रहा है।
बाय द वे सेल्फीज के अंदर मैंने नोटिस करा कि लो लाइट के अंदर सैमसंग की बेटर आ रही थी, वहीं पे अगर लो लाइट के अंदर हम लोग बैक कैमरा से फोटोज क्लिक करें तो सैमसंग की थोड़ी कम शार्पन थी, वहीं पे आईफोन की ज्यादा कॉन्ट्रास्ट और शार्पन वाली फोटोज थी। बट ऑन अ सीरियस नोट, अगर आप लोग भाई स्किन टोन्स की ज्यादा फोटो क्लिक करते तो आपको यहाँ पे सैमसंग ज्यादा पसंद आएगा। और एप्पल ने भाई इस साल हमारे को नया टेलीफोटो लेंस देके भाई ज्यादा बेटर जूम कैपेबिलिटीज दे दी है इस वाले फोन के अंदर। दोनों फोन जो फ्रंट कैमरा से 4K 30 FPS की पोर्ट्रेट वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। भाई आप लोग साइड बाय साइड देख सकते हो, डिफरेंस यहाँ पे आ जाता है। जो हमारा सैमसंग है सेपरेशन बैकग्राउंड से ज्यादा बेटर दे रहा है एज कम्पेयर टू आईफोन। अगर आप देखोगे साथ ही में जो कॉन्ट्रास्ट है वो आईफोन में ज्यादा है, जिस वजह से आईफोन के अंदर जो शैडोज पार्ट है उसमें ज्यादा डार्कर टोन आ रही है। अब बात करेंगे सबसे मेजर चीज की, जो कि दोनों फोन्स की बैटरी। तो सैमसंग के अंदर आपको 4400 mAh का सेल देखने को मिलता है और एप्पल के अंदर आपको 4832 mAh का सेल देखने को मिल जाता है। अब ऑब्वियसली आपको ऑन पेपर तो लग रहा होगा भाई डिफरेंस है, लेकिन आपको पता है मैंने सैमसंग भाई काफी टाइम से यूज करा है एंड सैमसंग में यूज करता है यार रेगुलरली। तो 2 महीने के अंदर मेरे को ऑलमोस्ट 7 से लेकर 7.5 घंटे का एसओटी ये इजीली निकाल के दे देता है। तो मेरे को एसओटी के मामले में मेरी यूजेज के अंदर सैमसंग से कोई दिक्कत आज तक हुई नहीं है। एप्पल के अंदर आपको नो डाउट भाई ज्यादा एसओटी मिल जाएगा, लेकिन एक चीज याद रखना कि आपको सैमसंग के अंदर 2 डिस्प्लेस मिल रही है। एंड इस बार जो है भाई वायर चार्जिंग के अंदर भी आपको हल्का सा फर्क मिलता है। सैमसंग के अंदर आपको 25 वॉट्स की चार्जिंग मिलती है, एप्पल के अंदर 40 वॉट्स की चार्जिंग आती है। और जहां तक रही बात वायरलेस चार्जिंग की, तो एप्पल के अंदर आपको 25 वॉट्स की मैक्सिव वाली सपोर्टेड है और वहीं पे सैमसंग के अंदर आपको 15 वॉट्स की सपोर्टेड है। लेकिन सैमसंग के अंदर एक चीज की एडवांटेज ये कि ये 4.5 वॉट्स की रिवर्स वायरलेस चार्जिंग भी सपोर्ट करता है। तो मान लो जो आपका आईफोन वाला दोस्त होगा जिसकी चार्जिंग खत्म हो गई, आप लोग उसे अपने सैमसंग से चार्ज कर सकते हो, वो भी वायरलेसली। मैंने इस वाली वीडियो के अंदर आपको हर एक चीज डिटेल में बताई कि भाई ये चीज यहाँ पर अच्छी है, ये चीज यहाँ पर अच्छी है। मेरी मानो तो Z Fold 7 आपको ज्यादा बेटर वैल्यू दे रहा है। आप लोग अपने विचार ना कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि आप लोग क्या लगता है इनमें से कौन सा फोन आप लोग चूज करोगे एंड कौन सा अपने भाई बंधु को दिलाओगे। एंड बस यार यही वीडियो अगर आपको पसंद आएगी तो लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ओके गाइस, बाय बाय।